नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। आज अपन अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो क्षेत्र है या विषय वस्तु है इस संदर्भ में। तो आज अपन ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्षेत्र एवं विषय वस्तु, अर्थात किसी विषय का क्षेत्र क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, उसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसका दायरा क्या है। आज इसका विषय क्षेत्र केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति की व्यवस्था करना ही नहीं है, वरन विश्व कल्याण की अभिवृद्धि एवं परिवर्तन के लिए अनुशासन की व्यवस्था करना भी है। पहले हम मानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो क्षेत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में केवल शांति स्थापना करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। शांति स्थापना के साथ साथ इसका जो क्षेत्र है, इसकी विषय वस्तु है वो विश्व कल्याण की अभिवृद्धि की भी है, और जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में अनुशासन बना रहे और देशों के मध्य में खुशहाली और शांति बनी रहे, आपस में किसी प्रकार का कोई तनाव या मनमुटाव न हो। एक विद्वान हुए ग्रोसियस ने इसका विषय क्षेत्र युद्ध और शांति के कानून तक परिसीमित किया था। ओपेनहिम ने अंतर्राष्ट्रीय कानून पर लिखे अपने प्रसिद्ध ग्रंथ को दो भागों में विभक्त करते हुए एक भाग में शांति के तथा दूसरे भाग में युद्ध के नियमों का वर्णन किया है। बड़े अच्छे से इन्होंने एक भाग में शांति के संदर्भ में और दूसरे भाग में युद्ध के नियमों के संदर्भ में विस्तृत वर्णन किया है। यथार्थ में ओपेनहिम ने शांति के नियमों को ही प्रधानता दी है। एक विद्वान हुए फ्रीडमैन, इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में विषय वस्तु में हाल ही में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। फ्रीडमैन के अनुसार सन 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय क्षेत्र में निम्नलिखित 3 दिशाओं में अभूतपूर्व प्रगति हुई। पहली, अनेक लोक कल्याणकारी कार्यों जैसे स्वास्थ्य, जैसे आज अपन देखते हैं इस विश्व महामारी के संदर्भ में, जो कोरोना 19 के संदर्भ में अपन देखते हैं कि किस प्रकार की महामारी विश्व में हमारे सामने आई है। उसमें हमारे यूएनओ ने कितना रोल निभाया है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून भी उसका एक अंग है, एक पार्ट है। और आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में हाहाकार मचा हुआ है। जैसा कि आपने सुना होगा 1918 में एक स्पेनिश फ्लू के नाम से बीमारी आई थी, जिसको हमारे पूर्वज कहते हैं प्लेग की बीमारी आई थी। तो उस समय हिंदुस्तान में 7 व्यक्ति आए थे उससे संक्रमित, और उन 7 संक्रमित व्यक्तियों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि हिंदुस्तान में 1,40,00,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो स्वाभाविक तौर से ऐसे अनेक प्रकार की जो बीमारियां समय समय पर आती हैं, उनमें ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से स्वास्थ्य के बारे में यूएनओ अहम भूमिका अदा करता है। तो स्वास्थ्य, खाद्यान्न, कहीं गरीबी है, कहीं भूखे हैं, कहीं भूखे तो नहीं मर रही, बहुत सारी चीज़ें, कुछ प्राकृतिक जो प्रकोप हो संदर्भ में भी, कुछ प्राकृतिक साधनों आदि के संरक्षण से एक सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास हुआ है। दूसरे कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानव जीवन के रहन सहन के स्तर को सुधारा जाए, उन्नत करने की चिंता ने एक अन्य पूर्णतः नवीन दिशा में अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास किया, और इसका परिणाम है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यापार या व्यापारिक कानून। तीसरी बात जो आती है फ्रीडमैन के अनुसार, वो है कि अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रादुर्भाव का मतलब है उदय या अस्तित्व में आने के परिणाम स्वरूप प्रशासन संबंधी अनेक या एक तरीके से एक प्रशासकीय विधि का जन्म होना स्वाभाविक था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रशासकीय कानून कहना समीचीन होगा। और इस अपन देखते हैं भूमंडलीकरण के दौर में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं।
तो इस भूमंडलीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार ने इस नवीन अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास को गति प्रदान की। इस गति को तेज करने में कुछ कर्ताओं की, एजेंट्स की जो भूमिका रही वो बड़ी उल्लेखनीय रही। उसमें से पहला था विश्व व्यापार संगठन, और दूसरा बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। आज अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों की बहुत ज़्यादा भूमिका रही है और ये बहुत ज़्यादा लॉबिंग करते रहते हैं, गवर्नमेंट को अपने पक्ष में करते रहते हैं, अपने हित में कानून बनाने की चेष्टा करवाते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की विषय वस्तु एवं क्षेत्र को सारांश रूप में हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की विषय वस्तु या पात्र, यहाँ पात्र मतलब सार्वभौम राज्य, सॉवरेन स्टेट है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून की इकाई भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून स्वतंत्र व सार्वभौम राज्यों के आपसी संबंधों में प्रयुक्त होने वाला कानून है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कानून जो देश स्वतंत्र हैं और सार्वभौमिक हैं उनके बीच में ही आपसी रूप से प्रयुक्त होता है, आपस में प्रयुक्त होता है। कुछ ऐसी इकाइयाँ होती हैं जो राज्य तो नहीं है और न ही वही सार्वभौमिक सत्ता प्राप्त हैं, लेकिन वे सार्वभौम सत्ता की प्रतिनिधि या उससे अधिकार प्राप्त करके काम करती हैं। उन पर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्षेत्र दायरा होता है। स्वतंत्र एवं सार्वभौम राज्यों के अतिरिक्त उपनिवेश, सह राज्य, अदृष्ट प्रदेश, संरक्षित प्रदेश, तटस्थीकृत प्रदेश आदि भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की इकाइयां बनते रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत उनके अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन क्षेत्र का विषय होते हैं। आज व्यक्ति को भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की विषय वस्तु मानने की एक नई दृष्टि विकसित हुई है। इसका कारण यह है कि संपूर्ण राज्य व्यवस्था जिस धुरी के आसपास चक्कर काटती है वह है व्यक्ति, अर्थात संपूर्ण जो राज्य व्यवस्था है वो व्यक्ति के ही चक्कर काटती है। व्यक्ति मूल है तथा इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति का स्वयं का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं है। वह उस राज्य से पहचाना जाता है जिसकी राष्ट्रीयता या नागरिकता उसके पास है। अर्थात व्यक्ति विशेष को नहीं पहचाना जाता, बल्कि व्यक्ति विशेष को इस आधार से पहचाना जाता है कि वो किस देश का है, किस राज्य का है, किस राज्य की उसके पास नागरिकता है या राष्ट्रीयता है। राज्य उसका हर जगह संरक्षक और प्रहरी है, अर्थात जिस राज्य का वो नागरिक है वो राज्य उसका हर जगह सुरक्षा चक्र है और हर जगह उसकी सुरक्षा करेगा, उसका प्रहरी है और अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व भी अपने राज्य पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक जीवित तथा विकासमान विधि है। इसके परंपरागत क्षेत्र का बहुत अधिक विस्तार हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की सूची में 25 मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है जिनको अंतर्राष्ट्रीय कानून की विषय वस्तु कहा जा सकता है। इस प्रकार है, प्रिय छात्र छात्राओं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय अर्थात राज्य, अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत, राज्यों के कानून के प्रति अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायित्व, राज्यों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्यों और सरकारों की मान्यता, राज्यों और सरकारों का उत्तराधिकार, घरेलू क्षेत्राधिकार, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के दायित्व, राष्ट्रीय प्रदेश से बाहर किए गए अपराधों का क्षेत्राधिकार, राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र, महासमुद्रों तथा प्रादेशिक समुद्र तट पर संप्रभुता या प्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा, राष्ट्रीयता और राज्यहीनता, कूटनीतिक संपर्क और विशेषाधिकार, व्यापारिक प्रतिनिधियों का संपर्क और विदेशियों के साथ में व्यवहार, प्रत्यर्पण, आश्रयदान का अधिकार, संधियों का कानून व राज्यों का उत्तरदायित्व,
मध्यस्थ निर्णय की प्रक्रिया, युद्ध के कानून। इस प्रकार से इस सूची में अंतर्राष्ट्रीय कानून के लगभग सभी प्रतिपाद्य विषयों का वर्णन आ जाता है। अब ये जो लगभग 25 बातों का अपन ने जो उल्लेख किया है, ये संपूर्ण एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय क्षेत्र बता देती हैं और इनसे हमको ठीक से मालूम हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्षेत्र कहाँ तक है और क्या है। आज इतना ही, धन्यवाद।